अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर वर्चुअल रैलियां आयोजित करेगी और इस रैली के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को बताएगी कि मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां रही, अब पार्टी क्या उपलब्धियां बताती है, जनता की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये हम आपको अपनी विस्तृत रिपोर्टों में अलग से बताएंगे। फिलहाल आज बात करते हैं प्रवासी श्रमिकों की, प्रवासी कामगारों की। अब आपने देखा, चाहे टीवी चैनल्स हो, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि किस तरीके से प्रवासी मजदूर पैदल चले जा रहे हैं परिवार के साथ, कितनी समस्याओं का सामना उनको रोडों पे करना पड़ रहा है, एक्सीडेंटों में मारे जा रहे हैं, ट्रकों में भरकर जा रहे हैं। इन सब जब ये सब चीजें एक बड़ा विषय बन गई, सरकार पर दबाव बढ़ा तो ट्रेनें भी चलाई गई, स्पेशल बसें भी चलाई गई और खासतौर पर देखें तो अब तक जो प्रवासी श्रमिकों को लेकर 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को लेकर 3060 ट्रेनें चल चुकी हैं और इन प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचा चुकी हैं। अब प्रवासी श्रमिक जब गृह राज्य के लिए निकले थे तब उनके मन में यह था कि हमको यहाँ पे नहीं रहना क्योंकि खाने के लिए पैसे नहीं हैं और हमारे पास रहने के लिए आश्रय नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं परिवार के साथ, हम अपने घर चले जाएं, वहाँ हमारे साथ कुछ भी हो, हम अपने घर पे कैसे भी रह लेंगे। अब ये उम्मीद के साथ आ तो गए, लेकिन जो सोचा जाता है अक्सर वो होता नहीं है और ऐसा ही होता दिख रहा है। अब अपने उम्मीदों को, जिन उम्मीदों को लेकर वो आए थे, वो उन्हें उम्मीद पूरी होती नहीं दिख रही है। अब अपने घर पहुंचे हैं तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ये अब आपको बता देते हैं। दरअसल अब जब श्रमिक अपने घर आ गए हैं तो उनके जो परिवार वाले हैं उनके बीच में झगड़े शुरू हो गए हैं। ऐसे कुछ यूपी के कोई थानों से ऐसी रिपोर्टें हैं कि पारिवारिक झगड़ों की शिकायतों में वृद्धि हुई है। अब वृद्धि कैसे हुई आपको बताते हैं। दरअसल जब कोई परिवार के कोई सदस्य, एक अब मान लीजिए 4 भाई हैं, उसमें से 2 या 3 चले गए, किसी शहर चले गए, किसी महानगर चले गए, तो वो इस उम्मीद में जाते थे कि हम अपना और अपने परिवार का पेट पाल लेंगे। अब ये जो जमीन है ये छोटे भाई तुम रखो, ये जो गाय है ये तुम रखो, ये बैल है ये तुम रखो, हम वहां पर अपना चला लेंगे। और अब लेकिन वो चला नहीं पाए या चल नहीं पाया तो अब वो वापस लौटे हैं, तो वो मेरी जमीन, मेरा खेत का मेरा हिस्सा दो, मेरा बैल मुझे वापस करो, ये भैंस तुम्हारी है, ये गाय तुम्हारी है, ये बकरी तुम्हारी है, ये ईंट हमारा है। तो इस तरीके की जो झगड़े हैं वो बढ़ गए हैं। और यही नहीं, आप देखिए कि जो मनरेगा के तहत वहां पर काम मिलता है, राज्य सरकारों ने भी कहा है कि जो लौट रहे हैं कामगार उनको मनरेगा के तहत समायोजित किया जाएगा, लेकिन मनरेगा का जॉब कार्ड नया बन नहीं रहा है। और एक चीज और उभर कर सामने आई कि मनरेगा के तहत जो लोग काम कर रहे हैं अभी, वो नहीं चाहते कि जो प्रवासी श्रमिक जो लौटे हैं अपने अपने गृह राज्य, वो उनके साथ काम करें, क्योंकि उनको भी संदिग्ध निगाह से देख रहे हैं कि ये संक्रमित हो सकता है, इसको अभी घर पे आराम करने की जरूरत है। तो वो भी चाह रहे हैं कि इसका कार्ड नहीं बने क्योंकि हमारे साथ आएगा तो कहीं हम ना संक्रमित हो जाए। इसके अलावा खासतौर पर मनरेगा की बात करें, ठीक है सरकार ने बजट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी क्या है कि निर्माण कार्यों में अगर हम देखें तो आधुनिकीकरण का बोलबाला है, तो उतना काम भी नहीं बचा है। और ऐसा भी रिपोर्टें हैं कि जो लोग क्योंकि शहरों में महानगरों में रहते थे तो कुछ कौशल सीख गए हैं या थोड़ा और ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, ज्ञान ज्यादा अर्जित कर लिया है, तो अब उनको ये छोटे मोटे काम वो भा नहीं रहे हैं कि आप ये कुआं खोद दीजिए, आप ये पुलिया बनवा दीजिए। तो इस तरीके के काम जो है उनको भा नहीं रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि शायद वक्त ठीक हो तो हम वापस अपने उसी जगह पर लौट जाएंगे जहां पर काम करते थे। तो इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, इस तरीके की भी रिपोर्टें आ रही हैं कि अधिकतर जो लोग घर पर पैसा भेजा करते थे अपने माता पिता के पास, छोटे भाई की पढ़ाई के लिए, छोटी बहन की पढ़ाई के लिए, अब वो बंद हो गया है। अब वो जब घर पर लौट आए हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम अपने परिवार पर बोझ बन गए हैं, क्योंकि अब तक तो पैसा भेजते थे तब तक तो ठीक था, लेकिन दुनिया ऐसी है कि आपने पैसा देना भेजना बंद किया, पैसा देना बंद किया तो आप बोझ लगने लगते हो। तो ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो ये एक कह सकते हैं कि जो हमको रोडों पर दिख रही है प्रवासी श्रमिकों की समस्या, घर पहुंचने पर क्या समस्या है वो हमने आपको बताया, शायद अभी तक किसी ने दिखाया नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉकडाउन के कारण खासतौर पर हम जो मनोरंजन जगत है, मनोरंजन जगत ने हमारा कितना मनोरंजन करता है, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, आजकल वेब सीरीज है, बहुत बोलबाला है, फिल्म हम देखते थे बड़े पर्दे पर, लेकिन अब सब कुछ बंद है, नया कोई शूटिंग वूटिंग हो नहीं रहा है। तो खासतौर पर फिल्मी कलाकार इस समय परेशान हैं। आप देखते होंगे कि बड़े से बड़े कलाकार कह रहे हैं कि हम अपनी फीस में कटौती करेंगे, प्रोड्यूसर को भी सपोर्ट करेंगे, आप लेकिन काम शुरू कीजिए। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हाल ही में जो टीवी प्रोड्यूसर्स का एक दल मिला भी है, जाके की शूटिंग शुरू करने की इजाजत दीजिए। और खासतौर पर अगर हम देखें छोटा पर्दा कितना मुश्किल में है, इसके बारे में आपको आज बताते हैं। 2 महीने से देश में चल रहे लॉकडाउन के प्रभाव से टेलीविजन कलाकार भी नहीं बच पाए हैं।
कई आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो कुछ अवसाद और आत्महत्या के विचार आने जैसी मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि बकाया राशि मिलने के लिए इंतजार इस उद्योग में 90 दिन के भीतर भुगतान करने के नियम से भी आगे बढ़ चला है और शूटिंग भी रोक दी गई है या रद्द कर दी गई है। टेलीविजन अभिनेता जान खान ने कहा, मैं हम सभी के लिए बहुत डरा हुआ हूं। अपने और अपने साथियों के लिए उनका यह डर ग्लैमर इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। उनकी इस चिंता से कई अभिनेताओं ने सहमति जताई। टीवी सीरियलों को चलाने के लिए इन कलाकारों को दिन में 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता है। मनोरंजन जगत में 90 दिन में भुगतान का नियम हमेशा से कठिन रहा है, लेकिन 25 मार्च से चले आ रहे इस लॉकडाउन के कारण बिना आमदनी के मुंबई जैसे महंगे शहर में किस्तें, किराया, भोजन आदि के खर्चे उठाना नामुमकिन सा हो गया है। इन कलाकारों की चिंता तब और बढ़ गई जब 15 मई को आदत से मजबूर के अभिनेता मनमीत ग्रेवाल ने अपने मुंबई स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके दोस्त और निर्माता मंजीत सिंह राजपूत ने बताया था कि 32 वर्षीय अभिनेता आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और अवसाद में भी था। जान ने कहा कि उनके शो हमारी बहू सिल्क के एक साथी अभिनेता ने भी बकाया वेतन न मिलने के कारण आत्महत्या करने की सोची। जी टीवी के शो के कलाकारों और अन्य कर्मचारियों ने कहा कि वे लगभग 1 साल से अपना बकाया पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस की वजह से देश भर में हुए लॉकडाउन के बीच आगामी 27 मई से दिल्ली मेट्रो की सेवा शुरू हो सकती है। इससे पहले चरणबद्ध तरीके से ट्रेन, सिटी बस और हवाई जहाज की सेवा खोली जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन की वजह से बीते 22 मार्च से ही दिल्ली मेट्रो का परिचालन ठप है। दिल्ली मेट्रो से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों को आगामी 26 मई को ही पूरे संख्या के साथ कार्यस्थल पर उपस्थित रहने को कहा गया है। उस दिन कर्मचारियों को ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग की जा सकती है। इसके साथ ही आगामी 27 मई से ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। हालांकि अभी तक लिखित में कुछ भी नहीं जारी किया गया है। इससे पहले भी 18 मई से मेट्रो रेल को चलाने की तैयारी की गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। मेट्रो का परिचालन जब भी शुरू होगा उसका नजारा बदला बदला सा होगा। अब मेट्रो में आपको पहले जैसी भीड़ नहीं दिखेगी। जब मेट्रो का परिचालन शुरू होगा तो एक कोच में अधिकतम 50 लोग ही सफर कर पाएंगे। सबसे लंबी यानी 8 कोच वाली ट्रेन में एक बार में सिर्फ 400 यात्रियों को सफर करने का मौका मिलेगा। दिल्ली मेट्रो के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ट्रेन या स्टेशन परिसर में शारीरिक दूरी बनाए रखने के फैसले का सख्ती से पालन होगा। लोग दूरी बरतते हुए खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान यात्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह 1 मीटर की दूरी बनाकर सफर करें। मेट्रो सुरक्षाकर्मी सीसीटीवी कैमरे के जरिए लोगों की निगरानी करेंगे। इसके अलावा सीट पर बैठने वालों को एक सीट छोड़कर बैठना होगा। मसलन 2 यात्रियों के बीच एक सीट खाली रहेगी। मेट्रो ने इसके लिए सीट पर स्टिकर भी लगाए हैं। उधर चीन, जिसने कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलाया, अब वो भारत में फंसे अपने छात्रों, पर्यटकों और कारोबारियों समेत अन्य नागरिकों को वापस बुलाना चाहता है, जो यहाँ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपने घर लौटना चाहते हैं। चीनी दूतावास ने सोमवार को अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस लगाया है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग घर लौटना चाहते हैं वे विशेष उड़ानों में टिकट बुक कराएं। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और रोगियों की संख्या करीब 1,40,000 तक पहुंच गई है। ऐसे में चीन ने अपने नागरिकों को यहां से वापस बुलाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर में चीन के वुहान शहर से हुई थी। दुनिया भर में इस वायरस से 54 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और लगभग 3.5 लाख से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। भारत ने फरवरी में वुहान से करीब 700 भारतीयों को निकाला था। चीनी दूतावास के नोटिस में कहा गया है कि घर वापसी करना चाह रहे लोगों को उड़ान के दौरान तथा चीन में प्रवेश के बाद पृथकवास और महामारी रोकथाम संबंधी सभी नियमों का पालन करना होगा। मंदारिन भाषा में प्रकाशित नोटिस में कहा गया है कि पिछले 14 दिन में कोरोना वायरस का इलाज करने वाले या बुखार और खांसी जैसे संक्रमण के लक्षण रखने वालों को विशेष उड़ानों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि यात्रा के टिकट और चीन में पृथकवास में रहने का खर्च नागरिक को ही उठाना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं प्रवेश वर्मा, पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं और लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर आए हैं। वो जब तक विवादित बयान देते रहते हैं। हमने देखा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कुछ विवादित बयान दिए थे और चुनाव आयोग ने उनके प्रचार करने पर प्रतिबंध भी लगाया था और इसके लिए उनको चुनाव आयोग से नोटिस भी मिले थे। और ये जो मुद्दा था संसद में भी उठा था, अनेक पार्टियों ने उठाया था उनके बयानों को आधार बनाकर। अब उन्होंने फिर से एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार कितने अच्छे काम कर रही है या कोरोना वायरस से कितनी अच्छे तरीके से निपट रही है। प्रवेश वर्मा का कहना है कि जब तक ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा बरकरार है, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाना चाहिए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम का जो अंत है वो प्रवेश वर्मा के बयान से ही कर सकते हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रवेश वर्मा। जब से लॉकडाउन हुआ है, देश के सभी नागरिक
हमारे प्रधानमंत्री जी जैसा कह रहे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं और सभी तपस्या कर रहे हैं। 2 महीने से अपने घरों में बैठे हुए हैं, सबके धंधे बंद हो रहे हैं, सबके नुकसान हो रहा है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है। उसके बाद भी वो, क्योंकि ये एक आपातकालीन स्थिति है, मगर ऐसे में एक परिवार जिन्होंने इस देश में 50 साल उन्होंने राज किया, एक परिवार के लोग सभी सदस्य बार बार आकर देश में पैनिक जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, डर बिठा रहे हैं, हर चीज़ को उन्हें गलत दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब तक ये सारा कोरोना वायरस ख़त्म ना हो जाए उन तीनों को क्वारंटाइन में डाल देना चाहिए। और इससे लोगों के अंदर में पैनिक फैलाना ये कोई अच्छी बात नहीं है।